दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जहां पर डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। लेकिन आज हम 50 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 50 ही लिखा है, क्योंकि डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 50 लिखा। और आज का टॉपिक है हमारा संविधान संशोधन। तो अभी तक जितने भी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें, और फिर बाद में उसके कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपके किस एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद या सहायता मिली इस क्लास से। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है। कथन और कारण के रूप में कथन ए है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है, देखते हैं। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो यह भी बिल्कुल राइट है, यानी कि ए तथा दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या देखेंगे इसकी यहाँ पर हम। यह अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन या अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संविधान संशोधन विधेयक। व्याख्या दी गई इसकी, संसद की संविधान संशोधन शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 368 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ए 348, बी 358, सी 368, डी 378।
यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से जैसा कि पिछले क्वेश्चन से रिपीट हुआ है 368 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ए लोकसभा में, दिया है केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी केवल राज्य विधानसभाओं में, डी संसद के किसी एक सदन में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन या राज्यसभा या लोकसभा में इस योजना या प्रयोजन के विधेयक पर पुनर्स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368(2) में किया गया है, किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। ए लोकसभा द्वारा, नंबर 2 राज्यसभा द्वारा, नंबर 3 राज्य विधानमंडलों द्वारा, नंबर 4 राष्ट्रपति द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा, कौन कौन से तत्व इसके मिल रहे हैं, तो हो जाएगा लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा हमारा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या हो जाएगा। ए विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, बी विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, सी ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है। तो यहाँ पर यह तीनों सही होंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। आगे बढ़ेंगे, व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने हेतु विधेयक के भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथनों में से देखते हैं, इनमें से बताना है कि कौन से सही होंगे। तो दिया है पहला, संविधान के संघीय प्रावधान, तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार,
यह भी हमारा राइट हो जाएगा। नंबर 3, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो यह भी राइट है। चौथा दिया गया है नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, तो यह गलत होगा। तो ए वाला इस प्रकार राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर हम। नंबर 1 दिया गया है साधारण बहुमत द्वारा। संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। यथा राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्य में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन आज साधारण बहुमत से किए जाते हैं। आगे देखेंगे विशेष बहुमत द्वारा। तो नंबर 2 विशेष बहुमत को देखेंगे। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 368(2) की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। अगला देखते हैं विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो नंबर 3 है हमारा, दिया गया है अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधानों, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 279(a) आदि हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और दोनों को कूट के माध्यम से इसका राइट उत्तर बताना है हमको। तो देखेंगे यहाँ पर भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में, तो यहाँ केवल लोकसभा दिया गया है, विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया, तो यह पहले गलत, केवल लोकसभा दिया गया है। जैसा कि हमने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल राज्यों की सहमति के द्वारा हो सकता है। तो पहला हमारा बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन जहाँ है उसको हम पहले ही काट देंगे। अगला देख लेंगे, बचे 2 ऑप्शन हमारे पास। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो यह जरूरी नहीं है कि वह भारत के सभी राज्य तब भी समर्थन दें। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत और यह सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। तो डी इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे, देखेंगे इसकी हम व्याख्या को। दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। अतः कथन 1 गलत है। संघीय
चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, न कि सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा। अनुच्छेद 368(2) का परंतु कथन 2 भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब ए. विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। बी. विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। नंबर सी. यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। डी. उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए. विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। किसी एक सदन द्वारा पारित होने तथा फिर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। सद से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? ए. 44वां संशोधन, बी. 23वां संशोधन, सी. 24वां संशोधन, डी. 42वां संशोधन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. 24वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक यानी कि अमेंडमेंट बिल लाया गया कब लाया गया? ए. 1950, बी. 1951, सी. 1955, डी. 1958। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. 1951। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, निम्न में से किससे संबंधित था? तो देखेंगे ए. देश की सुरक्षा से, बी. प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सी. कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, डी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ए. प्रथम संशोधन द्वारा, बी. 8वें संशोधन द्वारा, सी. 9वें संशोधन द्वारा, डी. 42वें संशोधन द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. प्रथम संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अतः स्थापित किया गया। ए. 15वें संविधान संशोधन द्वारा, बी. 16वें संविधान संशोधन द्वारा, सी.
17वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 18वें संविधान संशोधन द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 15वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिविपर्सों की समाप्ति कब की गई? ए 1950, बी 1949, सी 1962, डी 1971। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 1971। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रिविपर्सों का अंत स्थापित कर तथा अनुच्छेद 291 में शासकों के प्रिविपर्सों की राशि एवं अनुच्छेद 362 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकार का निरसन कर भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिविपर्सों की समाप्ति की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमको सुमेलित करना है कि जो 13वां संविधान संशोधन था किससे संबंधित था। तो यहाँ पर 13 वाला हो जाएगा हमारा ए नागालैंड से, और 39वां संविधान संशोधन अगर देखें तो हमारा हो जाएगा डी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर 13 यानी कि 1 का ए होगा। और 18वें में अगर देखें 18वां संशोधन किसके लिए, तो राज्य को पुनर्भाषित किया गया है। और 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम, तो यानी कि 13वां 1 का 1। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका सही मिलान देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा डी। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम इसके सही व्याख्या को या सही सुमेलन को। दिया गया है हमारा 13वां संविधान संशोधन नागालैंड, 18वां संविधान संशोधन राज्य को पुनर्भाषित किया गया है, 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनावों को चुनौती दी जा सकती है, 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन, डी 50वां संविधान संशोधन। तो जिसे लघु संविधान की व्याख्या दी गई या लघु संविधान कहा गया तो वह हो जाएगा हमारा ए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के बहुमत या बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन किया गया था तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय में से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए
42वां संविधान संशोधन, बी 44वां, सी 46वां, डी 50वां। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 42वां संविधान संशोधन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। व्याख्या दी गई है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 इनकी संख्या 11 है। इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। दूसरा दिया गया है, भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। दोनों कथनों में से देखें कौन सा, कूट के माध्यम से उत्तर बताना है कि कौन से सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा पहला गलत। तो इस प्रकार जहाँ पर एक हो वहाँ पर हम उसको काट देंगे, बचा सिर्फ हमारा दूसरा वाला सही। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ए संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून, बी जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी संविधान का 42वां संशोधन, डी संविधान का 44वां संशोधन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए संविधान का 52वां संशोधन कानून। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई, जिसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा आपेक्षिक संशोधन भी किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? ए 54वां संशोधन, बी 53वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन, डी 91वां संविधान संशोधन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ए दल बदल से। तो पहले ही क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन जैसा कि रिपीट हुआ यहाँ पर, तो ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? ए 52वें संविधान संशोधन से, बी 54वें संविधान संशोधन से, सी
56वें संविधान संशोधन से, डी 58वें संविधान संशोधन से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए 52वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? ए 57वां संविधान संशोधन 1987, बी 58वां संविधान संशोधन 1987, सी 59वां संविधान संशोधन 1988, डी 60वां संविधान संशोधन 1988। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 58वां संविधान संशोधन 1987। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394 का को अंतः स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद यानी कि प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का प्राधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? ए 61वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 24वां संविधान संशोधन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ए 66वां संविधान संशोधन, बी 62वां संविधान संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 63वां संशोधन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी। कौन से संविधान के संशोधन मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? ए 61वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 71वां संशोधन, डी 79वां संशोधन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 69वां संशोधन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 1 फरवरी 1992 से प्रभावी द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? ए 69वां संविधान संशोधन, बी 70वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो यहाँ पर ए वाला होगा 69वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए केंद्र राज्य संबंधों से, बी 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, सी मूल अधिकारों से, डी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से यानी कि SC ST के आरक्षण से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है हमको
कि 79वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, यानी कि SC ST से संबंधित है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। 79वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। संविधान यानी कि 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों यानी कि संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। तथापि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? ए 76वें, बी 77वें, सी 78वें, डी 79वें। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 79वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान का 93वां संविधान संशोधन यानी कि विधेयक किससे संबंधित है? ए सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से, बी 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, सी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से, डी हाल ही में गठित राज्यों और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है 93वां संविधान संशोधन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया संविधान का 93वां संशोधन विधेयक 2001 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 का को अंतः स्थापित किया गया है तथा राजनीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 का जोड़ा गया। यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ए 2002 से, बी 2004 से, सी 2008 से, डी 2010 से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 2010 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? ए 86वां संशोधन, बी 87वां संशोधन, सी 88वां संशोधन, डी 89वां संशोधन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? ए 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, सी 89वें संशोधन, डी 93वें संशोधन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो सी वाला हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या दी गई है। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में बांटा गया है और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 का में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 91वां संविधान संशोधन, बी 93वां संशोधन, सी 95वां संविधान संशोधन, डी 97वां। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर ए वाला हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? ए 91वां संशोधन, बी 52वां संशोधन, सी 90वां संशोधन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए 91वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? ए 78वां संशोधन, बी 91वां संशोधन, सी 88वां संशोधन, डी 90वां संशोधन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी हो जाएगा हमारा 91वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? ए 92वें संविधान संशोधन, बी 93वें, सी 94वें, डी 96वें। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 93वें संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? ए 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन, सी आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, सी भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी 63वां या 73वां संशोधन अधिनियम 1993, सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011, डी 36वां संशोधन अधिनियम 1975। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है?
अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए 21, बी 15, सी 11, डी 7। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा ए 21। अगला क्वेश्चन, या इसकी व्याख्या दी गई है, देखेंगे यहाँ पर हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? ए 106वां संविधान संशोधन, बी 107वां, सी 108वां, डी 105वां। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 105वां। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम सन के अनुसार इनके सन एक बार देख लें तो हमारा बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सन देखें हम तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान है, तो 42वां से आप ट्रिक के माध्यम से कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 76वां 1976। तो 1976 में जो हमारा आ जाएगा 1976 गोलकनाथवाद किस में दिया गया है 1967 का है। अब 1967 यानी कि सबसे पहले आएगा, यानी कि जहाँ भी होगा 4 से पहले हमारा 1 होगा, यानी कि 1 से शुरुआत देख लेते हैं। अगला 24वां संविधान संशोधन जो था हमारा वह हो जाएगा 1971। तो 3 के बाद ही 4 होना चाहिए। तो 3 के बाद जहाँ 4 है, 4 यहाँ लास्ट में है और 4 यहाँ लास्ट, 4 यहाँ लास्ट, यानी कि 2 यहाँ लास्ट में है। तो केशवानंद भारती की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा 1973, यानी कि 1967 सबसे पहले होगा, यानी कि 1 तो हमारा सबसे पहले आएगा। जो 3 से स्टार्ट हैं ये हमारे दोनों कट जाएंगे। आगे यहाँ पर 1 के बाद में 1967, उसके बाद में आएगा हमारा 1971, यानी कि 24वां संविधान संशोधन, यानी कि 1 के बाद में 3। जब 1 के बाद में 3 आएगा तो ए वाला राइट आंसर होगा, बी वाला भी कट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इनके सन के अनुसार इनकी व्याख्या पर चर्चा की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि ए उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, बी उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से इसका राइट आंसर बताना है हमको।
तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे, देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। व्याख्या दी गई है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ए, गोलकनाथवाद 1967 में, बी, सज्जन सिंह वाद 1965 में, सी, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, डी, केशवानंद भारती वाद 1973 में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, संसद, डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है वह इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। सी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। बी, मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है ना उनको छीना जा सकता है। सी, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से किया जा सकता है। डी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबंधित या प्रतिबिंबित करती है। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ए, 25वां संशोधन, बी, 28वां संशोधन, सी, 42वां संशोधन, डी, 44वां संशोधन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो ए हो जाएगा हमारा 25वां संशोधन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिक्किम एक नया राज्य बना। ए, 30वें संशोधन द्वारा, बी, 34वें संशोधन द्वारा, सी, 35वें संशोधन द्वारा, डी, 36वें संशोधन द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, 36वें संशोधन द्वारा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सिक्किम से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं या पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। तो बिल्कुल राइट है, यह 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। अगला देखते हैं। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। यह भी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जाएं कोड के माध्यम से, तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 तीनों सही हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण। यहाँ के मुख्य निवासी यानी कि लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। यह वनस्पति शास्त्रियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, यानी कि यहाँ पर अधिकतम वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति शास्त्रियों के लिए स्वर्ग माना गया है जो चीन की सीमा के पास है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ए 53वां संविधान संशोधन, बी 54वां संविधान संशोधन, सी 55वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर ए 53वां संविधान संशोधन। मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय राज्य संघ का 23वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ए सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, सी जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन 98वां संविधान संशोधन से संबंधित है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक एनजेसी की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए थे।
हालांकि मई 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? ए 68, बी 78, सी 88, डी 98। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर 2013 तक के पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा 98। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने 67 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और आवश्यकता अनुसार उनकी हमने व्याख्या भी देखी। तो संविधान संशोधन से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हमने चर्चा की है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। और इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपने नहीं देखा है तो आप शुरू से अंत तक लेकर इसे देखें। और यह क्लास कैसी लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी तक पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर पिछली क्लासों को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं और अपनी प्रक्रिया भी दे सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।